रात के 10 बज चुके थे। टेलीविज़न बंद करके मोहनलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद है कि आ ही नहीं रही थी। आंखों के सामने बार बार लीला का चेहरा और उसका गदराया बदन आ रहा था। 1 घंटे बाद मोहनलाल ने लीला को फ़ोन किया। लीला, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उधर से लीला की आवाज़ सुनाई दी। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ज़रा आकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो। अभी आती हूँ। कुछ देर बाद लीला कमरे में आ गई। सर दर्द की गोली देते हुए वह बोली, यह दर्द कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, लीला ने कहा और मोहनलाल के माथे पर बाम लगाने लगी। कुछ देर बाद मोहनलाल ने अपनी बाहें लीला की कमर में डाल दी। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? लीला ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं लीला, बस थोड़ा और मेरे पास आ जाओ। लीला ने कुछ नहीं कहा और मोहनलाल के निकट होती चली गई। कुछ देर बाद कमरे से निकलते हुए लीला ने कहा, अब तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया होगा ना? मोहनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आंखों से गायब थी। वह पुरानी यादों में खो गए। 2 साल हुए वह एक सरकारी महकमे से अफसर के रूप में रिटायर हुए थे। बेटा नीरज अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में था। पत्नी अनीता के साथ जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन काम वाली सोनबाई एक जवान औरत के साथ आई और बोली, आप कह रहे थे कि ऐसी बाई चाहिए जो सुबह से शाम तक काम कर सके। यह लीला है, घर का सारा काम करेगी। यह हमारे गांव की है। आप किसी तरह की चिंता ना करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके साथ 5 साल का एक छोटा बेटा भी है। 2 साल पहले इसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब इसका गांव में कोई नहीं है। मैंने ही इसको यहाँ बुलाया है। लीला ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने लीला की ओर देखा। गदराया बदन, मोटी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा। लीला को काम पर रख लिया गया। वह अच्छे ढंग से घर के काम करती। वह खाना भी बहुत लजीज बनाती थी। लीला के आने से अनीता को भी बहुत आराम मिल गया था। वह लीला की बहुत तारीफ करती थी। कुछ दिनों बाद लीला को कोठी में ही एक कमरा दे दिया गया, जहां वह अपने बेटे राजू के साथ रहने लगी। पास के एक स्कूल में राजू का दाखिला दिला दिया गया। एक दिन अनीता बीमार हो गई। इलाज कराने पर भी बीमारी बढ़ती चली गई और पता चला कि उन्हें कैंसर है। इलाज होता रहा पर अनीता बच ना पाई। अनीता की बीमारी के समय लीला ने भी बहुत सेवा की थी। लीला की आखिरी समय तक वह साथ रही थी। अमेरिका से नीरज सह परिवार आया और कुछ दिनों बाद वापस चला गया। इतने बड़े मकान में मोहनलाल अकेले हो गए थे। लीला उनका पूरा ध्यान रखती। उनको कब क्या खाना है और कौन सी दवा लेनी है, सब कुछ। यादों के समुद्र से डूबते तैरते उनको नींद आ गई। सुबह मोहनलाल की आंख खुली तो उनको रात की घटना याद आते ही चिंता हो गई कि कहीं लीला नाराज होकर चली न गई हो। ऐसा नहीं हुआ। मोहनलाल ने देखा कि लीला का बर्ताव बिल्कुल सामान्य है। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं है। लीला ने मोहनलाल को नाश्ता देते हुए कहा, बाबूजी, रात को जो हुआ उससे मुझे डर है कि कहीं बच्चा न ठहर जाए। ऐसा नहीं होगा लीला, मैं बाजार से गोलियां ला दूंगा। उसके बाद जब कभी मोहनलाल का मन होता तो लीला को कमरे में बुला लेते। एक दिन मोहनलाल ने कहा, लीला, यहाँ रहते हुए तुम किसी तरह की चिंता न करना। जब भी अपने लिए या राजू बेटे के लिए बाजार से कुछ खरीदारी करनी हो तो मुझसे रुपए ले लेना। ठीक है बाबूजी, लीला बोली। लीला अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी उसे इतने दयालु क्यों हो रहे हैं। वह मोहनलाल की हर ज़रूरत जो पूरी कर देती थी। लीला यह भी समझती थी कि यहाँ बाबूजी के पास बहुत अच्छा घर मिल गया है। यहाँ हर तरह की सुख सुविधा व आराम है। एक दिन लीला रसोई में खाना बना रही थी।
रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले दीपक की आवाज़ सुनाई पड़ी। आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, लौकी ले लो। सब्जी वाले की आवाज़ सुनते ही वह बाहर आ गई। पड़ोस की दो औरतें सब्जी खरीद रही थी। एक औरत बोली, भाई दीपक, तुम साफ सुथरे रहते हो, वैसे ही तुम्हारी सब्जियां भी बढ़िया है, ताज़ा और साफ, इनको ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम जी, हमारा तो एक उसूल है कि जब पैसे पूरे लेते हैं तो सामान भी बढ़िया बेचना चाहिए, इसलिए तो मंडी से बढ़िया साफ सुथरी सब्जी खरीदते हैं। बेईमानी हमें पसंद नहीं है, दीपक ने कहा। तभी तो सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, दूसरी औरत ने कहा। लीला सब्जी छांटने लगी। तभी दीपक ने कहा, कैसी हैं आप? और बाबूजी, वह राजू बेटा कैसे हैं? सब ठीक है, लीला ने कहा। बाबूजी को कौन सी सब्जी पसंद है? उनको भिंडी, तोरी, लौकी और करेला बहुत पसंद है। और आपको? मुझे तो हर सब्जी पसंद है, लीला ने कहा। लीला ने सब्जी लेते समय जब भी दीपक की ओर देखा तो उसे लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। जब वह दोनों औरतें सब्जी लेकर चली गई तो दीपक ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, लीला बोली। क्या आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो ना, लीला बोली। दीपक ने कहा, मैं यहाँ नहीं बता सकता। लीला ने अपना मोबाइल नंबर दीपक को दे दिया। दीपक ने चलते चलते पूछा, आपसे कितने बजे बात हो सकेगी? रात 9 बजे के बाद, लीला बोली और सब्जी लेकर घर आ गई। रात के 9 बजे लीला के फ़ोन की घंटी बज उठी। उस समय वह कमरे में राजू के साथ ही थी। हेलो, लीला ने कहा। कौन? लीला ही बोल रही है ना? उधर से आवाज़ सुनाई दी। मैं ही बोल रही हूँ, लीला बोली। मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप तो जानती है कि हम दोनों बिहार के एक ही ज़िले में हैं। यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। चंदन कॉलोनी में मेरा छोटा सा मकान है। मेरी 8 साल की बेटी है। मेरी पत्नी की पिछले साल दिमागी बुखार से मौत हो गई थी। बेटी तीसरी क्लास में है। सब्जी के काम से ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। अच्छी बात है, लीला बोली। आपके बारे में शांति आंटी से सब मालूम कर चुका हूँ। उन्होंने ही आपके यहाँ काम पर लगाया था। हाँ, कल मेरी छुट्टी रहेगी, मंडी बंद है। क्या आप मुझसे मिलने नेहरू पार्क आ सकती है? क्यों? लीला ने कहा। कुछ ज़रूरी बात करनी है, दीपक बोला। देखिए, मेरा घर से निकलना ज़रा मुश्किल रहता है। आपको जो बात करनी है फ़ोन पर ही कह दो, लीला ने कहा। वह जानती थी कि दीपक उससे क्या कहना चाहता है। आप मुझसे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्नी के रूप में मेरे घर आ जाए। आपके राजू को पापा, वह मेरी बेटी को भी माँ मिल जाएगी। लीला चुप रही। क्या बात? मेरी बात से नाराज़ हो गई आप? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। मैं 1-2 दिन में बता दूंगी। एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या? लीला ने कहा। शादी के बाद आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने छोटे से घर परिवार को संभाल लेना, ठीक है? बता दूंगी, लीला ने कहा और मोबाइल बंद कर दिया। राजू बेटा सो चुका था। लीला बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार दीपक का चेहरा आ रहा था। अगले दिन लीला शांति चाची से मिली। शांति चाची ने कहा, लीला, मैं दीपक को 5-6 साल से जानती हूँ। उसकी बहुत अच्छी आदत है। शराब नहीं पीता, गुटखा तंबाकू भी नहीं खाता। वह तुझे अगर शादी करना चाहता है तो मना मत करना। तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी और उसका भी घर बस जाएगा। रात को अपने कमरे में पहुंचकर लीला ने दीपक से मोबाइल पर बात करनी शुरू की। हेलो, हाँ लीला, कैसी हो? उधर से दीपक की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। क्या कुछ सोचा है अपने उस नए घर परिवार के बारे में? मुझे मंजूर है। अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे, दीपक की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी। अब मैं ज़्यादा दिन आपको अपने से दूर नहीं रखूँगा। लीला काफ़ी देर तक दीपक से बात करती रही। सुबह नाश्ता करने के बाद मोहनलाल अखबार पढ़ रहे थे। लीला ने अपने कमरे में आते ही कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो लीला, कुछ रुपयों की ज़रूरत है क्या? नहीं बाबूजी, रुपयों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताओ कि क्या कहना है बाबूजी?
मैं शादी कर रही हूँ। मोहनलाल चौंक उठे। अखबार से गर्दन उठाकर उन्होंने कहा, शादी कर रही हो? लेकिन क्यों? शादी क्यों की जाती है बाबूजी? मेरा मतलब है कि यहाँ तुम्हें किसी बात की परेशानी हुई है क्या? मैंने कुछ गलत बर्ताव कर दिया क्या? नहीं बाबूजी, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने इतने दिनों तक मुझे आसरा दिया। फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? तुम किससे शादी कर रही हो? वह जो सब्जी का ठेला लगा लेकर आता है, दीपक, वह हमारे ही ज़िले का है। उसकी पत्नी पिछले साल बीमारी में चल बसी। उसकी 8 साल की बेटी है। शांति चाची ने भी कह दिया है उससे शादी करने को। यह सुनकर उदास व दुखी मोहनलाल ने कहा, ओ लीला, तुम मुझे अकेले छोड़कर चली जाओगी? तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना अकेला कैसे रह पाऊँगा? तुम मुझसे कुछ और चाहती हो तो ले सकती हो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबूजी, मैं यहाँ तब तक ही रह सकूँगी जब तक आप हैं। उसके बाद मुझे यहाँ कौन रहने देगा और किस हक से रहूँगी? हमेशा रहने का पत्नी का हक होता है, और मैं यह हक हासिल कर सकूँ ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं कहाँ और आप कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबूजी, मोहनलाल चुपचाप सुनते रहे। लीला ने आगे कहा, बाबूजी, मुझे ज़िंदगी ने एक बार फिर मौका दिया है कि मैं अपना घर बसा सकूं। यहाँ आपके पास रहकर तो मैं एक नौकरानी या रखैल ही रहूँगी। मैं रखैल नहीं, किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने बेटे के साथ निश्चिंत होकर रह सकूँ। अब मेरा क्या होगा लीला? इतने बड़े मकान में मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। बाबूजी, आप अकेले नहीं रहेंगे। शांति चाची से कहकर किसी न किसी बाई का इंतजाम हो जाएगा। कोई भी आ जाएगी। लीला, पर तुम जैसी नहीं मिलेगी जिसने मेरी हर खुशी का ध्यान रखा। मोहनलाल ने लीला की ओर देखकर कहा, बाबूजी, जब तक आपके लिए कोई बाई का इंतजाम नहीं होगा तब तक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लीला, तुमने ठीक ही सोचा है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते थे। तुमने दूसरे रास्ते की ओर सही कदम बढ़ाया है। वैसे भी तुम्हारी सेवाओं को भी मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। और हाँ, अपने नए घर परिवार में जाने के बाद कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं तो यहीं रहूँगा। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं, लीला ने मुस्कुराकर मोहनलाल की ओर देखते हुए कहा। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।